नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतनों में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रवि और सुमित का वेतन का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में रवि और सुमित के वेतन का हमें रेशियो क्या दिया, 4:5 दिया है। बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 35:40 हो जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसे 5 से काट लें तो 35 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में, और 40 5 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। बाद में रेशियो 7:8 कब हो रहा है, जब दोनों के वेतन में 6,000 रुपए का वृद्धि हो रहा है, यानी दोनों के वेतन में बराबर वृद्धि हो रहा है। तो देखिए दोनों के वेतन का अंतर जो पहले होगा, वृद्धि होने के बाद भी अंतर सेम ही होगा, क्योंकि दोनों के वेतन में 6,000 रुपए का वृद्धि हो रहा है। तो हम सबसे पहले अंतर चेक कर लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहले रवि का वेतन अगर 4 यूनिट था तो सुमित का वेतन कितना था, 5 यूनिट, यानी अंतर कितना होगा, 1 यूनिट होगा। बाद में रवि का वेतन अगर 7 यूनिट हो जा रहा है तो सुमित का वेतन कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट, यानी अंतर कितना है यहाँ भी, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आया, अंतर बराबर निकल के आया, यहाँ से हमारा अंतर जो निकल के आया वो बराबर निकल के आया। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुमित के वेतन में और रवि के वेतन में 6,000 रुपए का वृद्धि हो रहा है, यानी पहले वेतन अगर 4 यूनिट था तो बाद में वेतन कितना हो जा रहा है रवि का, 7 यूनिट, यानी रवि के वेतन में कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 यूनिट का। और सुमित का वेतन पहले अगर 5 यूनिट था तो बाद में कितना हो जा रहा है, 8 यूनिट, यानी सुमित के वेतन में कितने का वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का वृद्धि हुआ। देखिए यहाँ यूनिट में कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 यूनिट का, जबकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के वेतन में हम कितना वृद्धि कर रहे हैं, 6,000 रुपए का। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6,000 रुपया दिया है। इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6,000 रुपया दिया, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। तो हमसे पूछ के रहा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो देखिए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है, 8 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 रुपया। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 रुपया और 56,000 रुपया निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, लाभ में से बी का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए, तो हमें टोटल लाभ दिया हुआ है, तो हम वहां से उस लाभ में से अगर हमें रेशियो पता चल जाएगा तो हम उस लाभ में से बी का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का पूंजी दिया है और हमें टोटल जो है समय दिया हुआ है 1 वर्ष का, यानी दोनों के पास 1-1 वर्ष का समय है। तो देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे। लाभ का रेशियो निकालने के लिए देखिए ए का पूंजी क्या है, ए का पूंजी है 42,000 रुपया। ए का पूंजी क्या है, 42,000 रुपया। ए के पास समय कितना है, 1 वर्ष, यानी 12 महीना। बी का पूंजी कितना है, 56,000 रुपया। बी का पूंजी कितना है, 56,000 रुपया, और बी के पास भी समय कितना है, 1 वर्ष का, यानी 12 महीना का। अब देखिए 12 से 12 कट जाएगा, हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं। अगर हम इसे 14 से काट लें तो ये 14 से 3 बार में जाएगा, और ये 14 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल जाएगा, 3:4 निकल के आएगा। यानी उस लाभ में से ए को अगर 3 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 4 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल लाभ क्या हो गया, 7 यूनिट। यहाँ से टोटल लाभ क्या हो गया, 7 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 87,220 रुपया। अब देखिए 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 87,220 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हो जाएगा 17, 7 से 2 बार में हाथ में 3, ये हो जाएगा 32 जाएगा 17 से 4 बार में हाथ में 4, 42, 7 से कितने बार में जाएगा,
6 बार में 0 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 12,460 रुपए निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है बी का हिस्सा, तो देखिए बी को उस लाभ में से कितना मिला 4 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 24 के 4 हाथ में 2, 16 2 18 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 48 और 1 49 हो जाएगा। यानी बी को उस लाभ में से कितना मिलेगा 49,840 रुपए मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 49,840 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 36 दिन और दूसरा समय क्या दिया 45 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 36 और 45 का हम एलसीएम निकालेंगे, 36 और 45 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के जाएगा 180। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेंगे 180 यूनिट, हम टोटल वर्क को मान लेंगे 180 यूनिट। अब देखिए 180 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 36 दिन का। 180 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 45 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 36 दिन में अगर 180 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट। बी जो है 45 दिन में अगर 180 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है 2 दिन एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी 2 दिन जो है साथ में काम करते हैं। तो देखिए ए जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो पाएगा, 2 दिन में 18 यूनिट काम हो पाएगा। और हमें टोटल काम कितना कराना है 180 यूनिट, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम 180 में से 18 माइनस करेंगे तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 162 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को अकेले कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि शेष काम को बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए शेष टोटल काम कितना है 162 यूनिट और बी का एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 162 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 4 बार में, ये हमारा 4 से नहीं कटेगा 0 पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 20 4 से कितने बार हो जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आया, समय निकल के आया 40.5 दिन में। यानी बी जो है शेष काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा 40.5 दिन में पूरा कर लेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 40.5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में एक आदमी ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की, आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर घंटा पर पैदल और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर पर घंटा पर साइकिल पर पैदल तय की गई दूरी याद कीजिए। हमें क्या निकालना, पैदल तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पैदल का स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि आदमी जो है टोटल 4 घंटा में 54 किलोमीटर का दूरी तय कर रहे हैं। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि उस 4 घंटा में से कितना समय के लिए पैदल चल रहा है तो देखिए हम पैदल चली गई दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पैदल का स्पीड दिया है। तो देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं कि पैदल जो है कितना समय के लिए चला है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में पैदल का स्पीड दिया और हमें क्वेश्चन में साइकिल का स्पीड दिया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि टोटल जो है 4 घंटे में 54 किलोमीटर का दूरी चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे और हमें क्वेश्चन में पैदल का स्पीड दिया और साइकिल का स्पीड दिया है, तो हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल जाएगा, रेशियो किसका निकल जाएगा। देखिए हम स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस में टाइम से भाग देते हैं, यानी बट्टे में हमारा क्या है टाइम है। तो जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, टाइम का निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 घंटे में 54 किलोमीटर दूरी तय करें। हमें डिस्टेंस कितना दिया, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। हमें डिस्टेंस दिया है 54 किलोमीटर और हमें टाइम क्या दिया 4 घंटा। तो हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 से 54 कितने बार में जाएगा 27 बार में और 2 से 4 कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल गया 27/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, हमें जो है पैदल स्पीड क्या दिया, पैदल स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर घंटा। हमें साइकिल का स्पीड क्या दिया, हमें साइकिल का स्पीड क्या दिया
18 किलोमीटर पर घंटा और एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 27/2 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ बटे में क्या है 2 है, तो हम सभी जगह 2 से गुना कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है आसानी हो जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा। हम यहाँ 18 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 6 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या है 36 है। तो देखिए 27 से 36 क्या है 12 है, यानी हम 36 में से 27 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारे क्या है 12 है, 27 से 12 क्या है छोटा है, यानी हम 27 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 3 से काट लें तो ये 3 से 3 बार में जाएगा और ये 3 से जाएगा 5 बार में, यानी पैदल जो है ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा टाइम के निकल के आएगा। तो पैदल अगर 3 यूनिट समय के लिए चल रहा होगा तो साइकिल से कितना समय के लिए चल रहा होगा 5 यूनिट के लिए, यानी यहाँ से टोटल समय हमारा क्या निकल के आएगा 8 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल समय क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल समय दिया 4 घंटा, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 घंटा दिया है। इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 घंटा दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 0.5 घंटा हो जाएगा, 0.5 घंटा हो जाएगा। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि पैदल जो है कितना दूरी चल रहा है, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं पैदल जो है कितना समय के लिए चला होगा। पैदल जो है 3 यूनिट समय के लिए चल रहा है, तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 घंटा हो जाएगा। अब देखिए पैदल जो है 1.5 घंटा के लिए चल रहा है और हमें पैदल का स्पीड दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पैदल जो है कितना दूरी चल रहा होगा। देखिए मैं पैदल का स्पीड क्या दिया 6 किलोमीटर पर घंटा। पैदल कितना समय के लिए चल रहा है 1.5 घंटा के लिए। अब देखिए 1.5 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आएगा 9 किलोमीटर, यानी पैदल जो है कितना दूरी चल रहा होगा 9 किलोमीटर दूरी चल रहा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 9 किलोमीटर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक में तय करती है। यदि नदी की धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में मोटर बोट की गति क्या है। हमें क्या निकालना, शांत जल में मोटर बोट की गति निकालना है। अब देखिए एक बार मोटर बोट जो है धारा के प्रतिकूल जा रही है और एक बार धारा के अनुकूल जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के अपोजिट, और धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। तो देखिए जब मोटर बोट धारा के साथ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, मोटर बोट का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। और जब मोटर बोट धारा के विपरीत जाएगी तो उस केस में क्या होगा, मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में धारा का स्पीड दिया है और हमसे मोटर बोट का स्पीड पूछ रहा है, तो हम यहाँ मोटर बोट का कुछ स्पीड मान लेते हैं। हमने मान लिया कि मोटर बोट का जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब धारा के साथ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा के अनुकूल का स्पीड क्या हो जाएगा, x + 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो उस केस में क्या होगा, मोटर बोट का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या हो जाएगा, x - 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों स्पीड से 48 किलोमीटर दूरी तय करिए तो धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। अब देखिए हमें स्पीड पता है और हमें डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से हम भाग देंगे। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 48 बटा x - 4, यहाँ से जो समय निकल के आएगा, और 48 बटा x + 4 यहाँ से जो समय निकल के आएगा, इन दोनों समय का अंतर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 1 घंटा दिया। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें, या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच लें। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर ले x = 20, हम यहाँ पुट कर ले x = 20, तो देखिए अगर हम यहाँ 20 रखेंगे तो 20 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से 48 कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में। और हम यहाँ अगर x के जगह 20 रखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 20 + 4 24 हो जाएगा। 24 से 48 कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में। हम 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया, 20 पता चल गया। यानी शांत जल में मोटर बोट का स्पीड क्या होगा, 20 किलोमीटर
पर घंटा होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? हमें क्या निकालना, बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस व्यक्ति का जो आय है वो क्या है, 100 रुपया है। हमने मान लिया कि उस व्यक्ति का जो आय है वो क्या है, 100 रुपया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह अपने आय का 65% खर्च करता है, यानी हमें एक्सपेंडिचर क्या दिया, इनकम का 65%। तो हम 100 का अगर 65% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के जाएगा, 65। यानी खर्च कितना करें, 65 करें। देखिए उसका इनकम कितना है, 100 है और एक्सपेंडिचर कितना है, 65 है। तो हम यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग निकालने के लिए हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग क्या निकल के आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि उसकी आय 20% से बढ़ रही है, यानी पहले आय क्या थी, 100 रुपया, तो 20% का वृद्धि होगा। तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी अब आय कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसका खर्च भी 10% से बढ़ रहा है, यानी पहले खर्च क्या था, 65 था, तो अब 10% का वृद्धि हुआ। तो 65 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 6.5। हम 65 में अगर 6.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा। अब देखिए अब इनकम कितना है, इनकम है 120, एक्सपेंडिचर कितना है, 71.5। तो देखिए हम यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। अब देखिए 120 में से 71 पॉइंट अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48.5 हो जाएगा। अब देखिए पहले सेविंग कितना था, 35 था, और अब सेविंग कितना है, 38.5 है। यानी सेविंग जो है कितना से बढ़ गया, सेविंग कितना से बढ़ गया, 13.5 से बढ़ गया। कितना पर, 35 पर, गुने हम 100 करेंगे तो सेविंग में प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर इसे 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 7 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 3, 35 हो जाएगा। 35 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए 2.7 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 270। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 270/7%। अगर हम इसे पॉइंट में चेंज कर ले तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 7 से कितने बार में जाएगा, ये 7 से जाएगा 3 बार में, 7 3 21, हाथ में 6, ये हो जाएगा 60। 60 जो है 7 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 7 8 56, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 7 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और जीरो लाएंगे, 50 हो जाएगा। 50 7 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा कि उसके सेविंग में 38.57% का वृद्धि होगा। सेविंग में कितने का वृद्धि होगा, 38.57% का वृद्धि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें क्या निकालना है कि यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रतिशत क्या दिया, 10%। हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रतिशत क्या दिया, 10% दिया। तो हम सबसे पहले इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए वस्तु का अगर अंकित मूल्य 10 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 10 पे 1 का डिस्काउंट मिलने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 9 यूनिट है, और हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या दिया, 720 रुपए। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 720 रुपए दिया। अब देखिए हमें 9 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 9 यूनिट का वैल्यू अगर 720 रुपए है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 रुपए। तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 800 रुपए। यानी वस्तु का अंकित मूल्य निकल के आ गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया, 800 रुपया निकल के आ गया। और वस्तु का सीपी हमें क्वेश्चन में क्या दिया, वस्तु का हमें सीपी दिया हुआ है 640 रुपया। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो यहाँ लाभ कितने का हो जाएगा, अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो देखिए क्रय मूल्य क्या है 640 रुपया और अंकित मूल्य क्या है 800 रुपया। तो देखिए यहाँ लाभ कितने का हो जाएगा, यहाँ लाभ हो जाएगा 160 रुपए का, यहाँ लाभ हो जाएगा 160 रुपए का। कितने पर,
640 रुपया पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा, अगर हम इसे अगर काट लें तो 160 से ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से ये 100 कितने बार में जाएगा, 25 बार में, यानी यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल जाएगा, 25% निकल के आएगा। यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत क्या निकल जाएगा, 25%, यानी कुर्सी को अगर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 25% निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 7,920 रुपया तथा 5 और वर्षों के बाद 11,220 रुपया हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट कितना दिया है, हमें अमाउंट दिया है 7,920 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है 5 और वर्षों बाद, यानी पहले जो है 2 वर्ष का हमें अमाउंट क्या दिया, 7,920 रुपया, और 5 और वर्षों बाद यानी 7 वर्ष का हमें अमाउंट क्या दिया है, 7 वर्ष का हमें अमाउंट दिया है 11,220 रुपया। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो देखिए 2 वर्ष के बाद जब हम 7 वर्ष तक जा रहे हैं तो यहाँ समय कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष का, और यहाँ से यहाँ तक अमाउंट जो है पहुंचाने में हमें जो है ब्याज कितना ऐड करना पड़ रहा है। तो देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे, 11,220 में से 7,920 रुपया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3,300 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3,300 रुपया, यानी 5 वर्ष में हम इसमें ब्याज कितना ऐड कर रहे हैं, 3,300 रुपया। यानी यहाँ से हमें 5 वर्ष का ब्याज का पता चल गया, 3,300 रुपया। 5 वर्ष का ब्याज हमें क्या पता चल गया, 3,300 रुपया पता चल गया। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 660 बार में। 1 वर्ष का ब्याज क्या निकल के आएगा, 660 रुपया। तो हम यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1,320 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष बाद का हमें अमाउंट क्या दिया, 7,920 रुपया, और हमें 2 वर्ष का ब्याज पता चल गया। तो हम इसमें से अगर 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर ले, यानी 1,320 रुपया माइनस कर ले, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 7,920 रुपया में से अगर हम 1,320 रुपया माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम अगर माइनस करेंगे तो 0 0 6 6 यानी 6600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया और हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया, तो हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 660 रुपए का, कितने पर, 6600 रुपया पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 66 से ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 10% वार्षिक निकल के आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 10% वार्षिक। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, आधार का व्यास निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हाइट दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पाई और हाइट का वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुने पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22/7 गुने R, और हाइट हमें क्या दिया, 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए 7 से 14 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हमें अगर 22 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88, यानी 88 से 88 कितने बार में जाएगा, 1 बार में, यानी यहाँ से रेडियस क्या निकल के गया, 1 सेंटीमीटर निकल के गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, यानी डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का दुगुना, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बेलन के आधार का व्यास क्या निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x 8 44 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 2, 4, 7, x, 8। ये जो संख्या है 44 से विभाजित है, ये संख्या 44 से विभाजित है। अब देखिए कोई संख्या अगर 44 से विभाजित है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 4 और 11 से भी विभाजित होगी। अब देखिए 4 से विभाजित का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। और 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि हम संख्या के एक एक अंक छोड़ के ऐड करते हैं और जो शेष अंक बच जाता है उसे ऐड करते हैं, और उन दोनों का अगर अंतर या तो हमारा 0 हो या हमारा 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो हम सबसे पहले 4 से विभाजित का नियम चेक कर लेते हैं। अब देखिए अंतिम 2 अंक क्या होगा, 100 और 8 होगा। तो देखिए हमें x की जगह क्या रखें ताकि ये 4 से विभाजित हो जाए, तो हम यहाँ x का वैल्यू ऑप्शन से रख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया, 1 दिया है। अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 18 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन बी से x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 जो है 4 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया, 3 दिया है। हम यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। देखिए 38 हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी x की जगह हम 3 नहीं रख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया, 4 दिया। हम यहाँ अगर x की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 48 4 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर हो सकता है। अब देखिए 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बच गया। हम यहाँ अब 11 से विभाजित का नियम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 11 से विभाजित का नियम क्या है कि हम संख्या के एक एक अंक छोड़ के ऐड करते हैं और जो शेष अंक बच जाता है उसे ऐड करते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस या तो हमारा 0 हो या 11 हो तो वह संख्या हमारी 11 से विभाजित होती है। तो हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे, 2 + 7 + 8, और शेष हमारा क्या बच गया, शेष बच गया 4 + x। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस 4 + x। अब देखिए 2 ऑप्शन तो कट गया है, 2 ऑप्शन हमारा बच गया है, या तो x का वैल्यू हमारा 2 होगा या हमारा 4 होगा। तो देखिए x के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 17 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 4 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा 4 नहीं हो सकता है। एक हमारा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, यानी x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।